सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम बात करें कल के दिन की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ईएमएस सेगमेंट में, वो सारी कंपनीज कल के दिन आपको फोकस में दिख रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया और चाइना का रिलेशन। और ये जो रिलेशन की न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना को विज़िट किए हैं, तब से जो भी कंपनीज़ प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट अगर चाइना से आता है तो मिलनी वो सारी कंपनी में खुशी की लहर है। अब इसके सबसे बड़े रीज़न्स ये हैं कि बीच में एक टेंशन्स क्रिएट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और वो टेंशन्स की वजह से ये सारी कंपनी परेशान थी। सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन की वजह से रेगुलर सप्लाई इनको मिल नहीं पा रहा था, और इस वजह से उम्मीद था कि आगे चलकर इनके जो एग्जीक्यूशन पेस है वो तो हमें देखने को मिलेंगे, बट ग्रोथ हमें स्लो होती भी देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो रिलेशन पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर हो चुके हैं, तो एक होप बन चुकी है कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम मार्केट में बन रहा था वो अब हमें देखने को मिलेगा नहीं। और अब हमें देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का हाई कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न, जो कंपनी को 2025 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू का 84% कंट्रीब्यूट करके दिया है, वो आगे भी अच्छा ही कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको लास्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गई, काइनेस टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी ईएमएस कंपनीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी और अप टू 7% तक की तेज़ी भी विटनेस करने को मिला था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और साथ में दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। जो भी कंपनीज़ प्रोडक्ट बनाती हैं और वो प्रोडक्ट के जो मेन रॉ मटेरियल अगर चाइना से आते हैं, तो हो सकता है कि ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन की वजह से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है इंडिया चाइना के ऊपर, उस ड्यूटी को भी वो कम कर सकती है। और इन सारे कारणों की वजह से उनके जो मार्जिन्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस में जो प्रॉफिट्स का नंबर है वो इन सारी कंपनीज़ का बेटर हो सकता है। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी सिंगल डिजिट के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, जो कि हो सकता है कि आगे चलकर हमें डबल डिजिट पे आते हुए देखने को मिले अगर ये रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है तो। और एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड अगर कुछ हमें सुनने को मिल गई कि इंडिया ड्यूटी कट कर रही है चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप डिक्सन या किसी भी ईएमएस कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बट जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो आज के दिन टाटा एलेक्सी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये जिस बोल सकते हैं ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप की तरफ से एक बड़े इन्वेस्टमेंट्स की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। और वो इन्वेस्टमेंट्स की न्यूज़ कौन सा सेक्टर में है? सेमीकंडक्टर सेक्टर में। अब देखो दोस्तों, टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। देखा जाए तो कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, उसके अलावा और भी सेक्टर्स आपको देखने को मिलता है जहाँ पर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर ये कंपनी काम करती है। ठीक है। और अभी के टाइम पे न्यूज़ क्या सुनने को मिल रही है भाई? तो न्यूज़ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि $18 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट्स हमें इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें से $14.3 बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन टाटा इलेक्ट्रॉनिक के तरफ से ही हमें देखने को मिल रहा है।
और टाटा इलेक्ट्रॉनिक की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि टाटा ग्रुप की जो कंपनी सेमीकंडक्टर फील्ड में काम करेगी एज ए टेक्नोलॉजी या फिर एज ए मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर, उन सारी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें टाटा एलेक्सी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो करती ही नहीं है भाई, ये सर्विस प्रोवाइडर है और डिज़ाइंस बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को ये प्रोवाइड करती है, तो उसमें ये कंपनी काम कर सकती है। तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो टाटा एलेक्सी की जो ग्रोथ रेट है वो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिली है, जो कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं। अगर पिछले 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो वो सिर्फ आपको 13% CAGR ही देखने को मिलेगा, बट वही पिछले 10 साल और 5 साल का डेटा देखोगे तो वहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 20-25% के आसपास हमें देखने को मिलते थे। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड को तो अभी कंपनी बराबर भी नहीं कर पा रही है, बट पिछले 3 साल में जो कंपनी को स्लो डाउन फेस करना पड़ा है, ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स आने की वजह से क्या है कि कंपनी को बेटर कामकाज मिले और इससे अल्टीमेटली कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पहले जैसे होते हुए नज़र आ सकते हैं या फिर उसमें कुछ रिकवरीज हमें विटनेस करने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का बिजनेस पहले की तरह अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सभी चीज़ों को आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आज के दिन हमें मल्टीपल न्यूज़ आती हुई देखने को मिली थी, जिसमें कुछ न्यूज़ तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आता हुआ दिखा था। बताया ये गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है चाइना के प्राइस वॉर जो है उसको ख़त्म करने की वजह से। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में समझ सकते हो चाहो तो। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली थी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यू एनर्जी बिजनेस जो है वो कंपनी के लिए की ग्रोथ ड्राइवर की तरह काम करेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में अब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इनके O2C सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं सुनोगे, इनके न्यू एनर्जी जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड ज़्यादा बातें सुनेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्टेटमेंट दिया था अपने AGM में कि अगले 5 से 7 सालों में न्यू एनर्जी बिजनेस जो है वो कंपनी के O2C लेवल तक का कंट्रीब्यूशन देगा। अभी के टाइम पे टोटल रेवेन्यू का जो 50% है वो O2C सेगमेंट ही देता है, और ये जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसको लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यही स्टेटमेंट दिया था कि अभी के टाइम पे जितना रेवेन्यू आ रहा है O2C सेगमेंट से, उतना ही रेवेन्यू अगले 5 से 7 सालों में ये बिज़नेस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देता हुआ नजर आएगा। तो बेशक ये सारी चीज़ें अच्छी बात है अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखी है मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी के बोल सकते हैं नेट एसेट वैल्यूज से रिलेटेड और कंपनी के EPS ग्रोथ से रिलेटेड। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि $20 बिलियन के आसपास के नेट एसेट वैल्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐड कर सकती है बाय 2028 फाइनेंशियल ईयर, और ये कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकता है 17% ग्रोथ इनके EPS में, ठीक है। और 2027 तक के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इनके जो नेट एसेट वैल्यू है उसकी एस्टिमेट उन्होंने रखा है लगभग 20%, जो कि लगभग $25 बिलियन के आसपास के नंबर हमें देखने को मिलेंगे फॉर 2027 फाइनेंशियल ईयर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में भी चाहो तो समझ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिसमें रिलायंस रिटेल ने बोल सकते हैं इनके जो प्राइवेट लेवल्स हैं उनको लाइसेंस इशू कर दिया है कंज्यूमर बिजनेस में काम करने के लिए। अब ये क्यों किया है भाई? क्योंकि वो अपने FMCG सेगमेंट में एक बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं 5 सालों में 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, और ये एक काफ़ी बड़ी पॉइंट है। और अभी कुछ नाम यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये सारी कंपनी इनके लिए बोल सकते हैं लेवल्स का काम करती थी, बट अभी के टाइम पे इन्होंने इसको लाइसेंस दे दिया है कि बोल सकते हैं कि एज ए FMCG सेक्टर में ये काम कर सकती है और इनके जो बिज़नेस है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का काम कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए मेन फोकस यही है कि कंपनी को FMCG सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ अचीव करनी है, और जो टारगेट्स उन्होंने रखा है वो टारगेट्स के हिसाब से इनको इतना रेवेन्यू रिपोर्ट भी करना है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम बिज़नेस से रिलेटेड देखें तो। बाकी कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, और उसके साथ कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, और साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे उसमें भी हमें 56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ विटनेस करने को मिला था Q1 के नंबर्स में। और बोनस की बात करें तो 2:1 की रेशियो में कंपनी ने बोनस इशू की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को
2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ये था, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।